Hello, my dear students, my well-wishers, my viewers, everyone. This is your own Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in this channel, in your classroom, RKS Academic Zone. So, my dear students of Standard 11, today I'll teach you Sociology. समाजशास्त्र में जो आपकी दूसरी किताब है, उस किताब से मैं आज पहला अध्याय आप लोगों को डिस्कस करूंगा। जो पहला अध्याय जो है, पहला चैप्टर आपका क्या था? समाज में सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रियाएं। तो उसका इंट्रोडक्टरी जो भी चीजें होंगी, आउटलाइंस जो भी होगा, वो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले चलिए हम लोग बैठते हैं, पहले बुक्स लेकर आमने सामने, और कुछ जो फॉर्मल चीजें होगी रिगार्डिंग द टॉपिक, सो आई विल डिस्कस दैट। ओके, हेलो स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 11th, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से कहा कि आज हम लोग सोशियोलॉजी देखेंगे, और जो सोशियोलॉजी में आपकी जो दूसरी किताब है समाज का बोध, तो समाज का बोध में से हम लोग पहला अध्याय आज देखेंगे, जो कि है समाज में सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रियाएं। देखिए, समाज में सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रियाएं, ये हमें पढ़ना है इस अध्याय में। और पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा आउटलाइंस बता दूं कि जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका क्या एक्चुअल अर्थ सामने आ रहा है। देखिए, समाज में सामाजिक संरचना, पहली बात, जो भी चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो समाज के अंतर्गत हो रही है, यानी संरचना क्या है, समाज में हो रही है, कौन सा घटना, कौन सा विभेद, कौन से प्रक्रियाएं। देखिए, सामाजिक संरचना का मतलब होता है एक ढांचा। यूँ मान लीजिए एक ढांचा, संरचना, किसी चीज़ को देख के हम लोग बोलते हैं ना उसका आकार, स्वरूप, ढांचा। बाहरी रूप से सिर्फ हम लोग बोलते हैं, एक घर देखते हैं तो घर की संरचना इस तरीके से बना हुआ है। अगर हम लोग बोलते हैं कि नहीं, एक मंजिल वाला एक तल्ला घर है या 2 मंजिल वाला घर है, उसमें देखिए नहीं, ये इसमें 3 तल्ला है, लाइक दिस दैट, जो भी है, तो उसका संरचना देख के हम लोग ऐसे बोलते हैं। अच्छा देखिए, टेम्पल कितनी खूबसूरत है, कुछ भी मंदिर को देख के बोल रहे हैं, मस्जिद को देख के बोल रहे हैं, किसी चीज़ को देखते हुए बोल रहे हैं, तो बाहरी जो स्वरूप दिखाई देती है ना, उसको हम लोग संरचना बोलते हैं, उसका ढांचा। तो प्रत्येक समाज की अपनी एक निजी संरचना होती है, ठीक है। तो संरचना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि समाज की संरचना है क्या। स्तरीकरण का मतलब हो गया स्तर, जिसको बोलते हैं स्तर, मतलब स्टेज, स्टेप, जिसको जैसे बोले आप, स्टेप वाइज स्टेप, यानी कुछ स्तरें होते हैं समाज में भी, उस स्तरों को समझना है। और सामाजिक प्रक्रियाएं, मतलब जो ऐसी कार्य, कुछ कार्य होते हैं, कुछ अकार्य होते हैं, यानी कुछ कार्य अकार्य में अंतर क्या हो गया, कुछ कार्य जो समाज मान्यता देती है उसको, और कुछ कार्य जिसको समाज मान्यता नहीं देती है। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं उसको हम लोगों को इस अध्याय में देखना है। बट उसके पहले, सबसे पहले हम लोग आगे चलते हैं, जो सामाजिक संरचना है उसके बारे में पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर एक एक करके सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। आज जितना होता है, लंबी एक चैप्टर है आप लोग का ये, तो इसमें से जितना होता है आज हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे अच्छे से और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सामाजिक संरचना के बारे में। तो सामाजिक संरचना जो है, सबसे पहले सामाजिक संरचना समाजशास्त्र में यूँ कहा जाए तो एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसे समझे बिना हम समाज या सामाजिक परिवर्तन या सामाजिक विघटन एवं सामाजिक प्रकार्य जैसी महत्वपूर्ण अवधारणा को नहीं समझ सकते। यानी कहने का मतलब, अगर हम सामाजिक संरचना को नहीं समझेंगे तो समाज में परिवर्तन कैसे होता है, या समाज में विघटन की स्थिति, यानी समाज टूटता कैसे है, या फिर सामाजिक प्रकार्य से, जैसे भी मैंने बोला ना, अकार्य प्रकार्य, कौन सा कार्य होता है, कौन सा नहीं होता है, इस तरह के महत्वपूर्ण जो अवधारणा है ना, उसको हम लोग नहीं समझ पाते। समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग, यानी अगर इसको किसी ने सबसे पहले ये शब्द को इस्तेमाल किया, वो कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। याद रखिएगा, हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में इसका जिक्र किया था, यानी सामाजिक संरचना। तो जो सामाजिक संरचना हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आपको इस किताब में मिले नहीं मिले, मगर उसके पहले मैं कुछ चीज़ों को आप लोगों को क्लियर कर दिया कि देखिए, सामाजिक संरचना का जो अवधारणा है वो सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने लिया है, और अपने पुस्तक कहाँ पर उसका जिक्र किया? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में। सामाजिक संरचना को समझने से पूर्व संरचना या ढांचा किसे कहते हैं ये जान लेना आवश्यक है। जैसे अभी मैंने बोला, ढांचा क्या है। जैसे प्रत्येक, अगर भौतिक वस्तु को हम देखें किसी भी, उसकी एक संरचना होती है जो कई इकाइयों या तत्वों से मिलकर बनी होती है, और ये इकाइयाँ
परस्पर व्यवस्थित रूप से संबंधित होती है तथा इन इकाइयों में स्थिरता भी पाई जाती है। ऐसा नहीं कि अभी है अभी टूट गया। एक टेबल को आप देखेंगे तो टेबल में देख रहे हैं ऊपर क्या लगा हुआ है, साइनमाई का है, बोर्ड है या शीशे का है, पाँव उसका जो ये बना हुआ है, उसके जो पावा बना हुआ है वो चाहे लकड़ी का है या लोहे का है, किसी चीज़ का है, तो उसका एक आकार है, इसमें ड्रॉर्स हैं, ठीक है। उस तरह से अगर चेयर देख रहे हैं या किसी स्टूल को देख रहे हैं, बेंच को देख रहे हैं, सोफा को देख रहे हैं, घर को देख रहे हैं, हर की अपनी एक अलमीरा को देख रहे हैं, अपनी एक संरचना होती है। और उस संरचना जो वो कई इकाइयों से बना हुआ है, उसमें लकड़ी है, लकड़ी को फिर वहाँ शीशे लगे हुए हैं या फिर वहाँ कांटी से उसको ठोका हुआ है या फिर बीट लगी हुई है, तो उसका बनाने का एक ढांचा। तो यही है, सबसे पहले समझ लीजिए, समाज को भी बनाने का एक ढांचा, जो समाज उसकी संरचना देखने को मिलती है। जितनी उसकी संरचना मजबूत होगी, एक समाज की नींव भी उतनी पकड़ में होगी, उतनी मजबूत होगी। इसलिए कहा जाता है कि उसमें जो पारस्परिक उसकी इकाइयां हैं वो उसमें स्थिरता पाई जाती है। इसे हम मानव संरचना के उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे देखिए, अगर मानव संरचना को देखें तो एक मानव के शरीर की संरचना को आप समझिए। हाथ है, पाँव है, नाक है, कान है, आँख है, मुंह है आदि कई अंगों, यानी इस अंगों को हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं। तो कई इकाइयों से मिलकर बनी होती है और ये सभी अंग अपने अपने स्थान पर स्थिर भी है और परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए भी है। अगर जुड़े हुए नहीं, अगर एक जगह से दूसरी जगह हिले, ऐसा कभी होता है कि उसका शरीर से कान निकल के आँख की जगह चला गया या आँख हट के नाक की जगह चला गया, ऐसा नहीं होता है। वो स्थिर है और सबका सबके साथ एक कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है। तो क्या हमने क्या समझा, शाब्दिक रूप से अगर आप समझना चाह रहे हैं तो क्या समझेंगे हम इस पर। प्रत्येक संरचना में अगर कुल मिला के देखिए 4 विशेषताएं जो हमेशा देखने को मिलेगी। पहले हम इसको आपको किताब को टच करने के पहले कुछ चीज़ें आपको बता देना चाह रहे हैं, तो उसको आप स्पष्ट रूप से समझ लें। तो ये विशेषताएं क्या है। प्रत्येक संरचना का निर्माण कई अंगों या तत्वों या फिर इकाइयों से होता है, जो स्पष्ट हो गया सामने। जैसे अभी हमने बोले मकान की संरचना, तो देखिए ईंटें हो, पत्थर हो, चूना हो, सीमेंट हो, कई इकाइयों से मिलकर बना है। शारीरिक संरचना तो कई इकाइयों से बना है। उसी तरीके से सामाजिक अगर संरचना देखें, वो भी कई इकाइयों से बनेगा, जिसका अध्ययन हम लोग यहाँ आगे करेंगे, जिसका अध्ययन। और इन इकाइयों में परस्पर स्थायी और व्यवस्थित संबंध पाए जाते हैं। इकाइयाँ अपने अपने स्थान पर स्थिर रहती है। यदि इनमें स्थायित्व ना हो तो फिर इनकी संरचना बनती बिगड़ती ही रहेगी, कभी बनेगी तो कभी बिगड़ेगी। तो इस तरह से संरचना का संबंध वस्तु की बाहरी आकृति या स्वरूप से होता है, न कि उसकी आंतरिक रचना से। आंतरिक रचना हम कब पढ़ेंगे, जब हम सामाजिक संरचना का अध्ययन करने जाएंगे। उसके अगर अंदर की जो चीज़ें हैं वो बहुत, लेकिन संरचना अगर स्पष्ट रूप से हम बोले तो संरचना का संबंध कोई भी वस्तु को देखे, किसी चीज़ को देखे, उसकी बाहरी जो ढांचा है, आकृति है, स्वरूप है, उससे हमें होता है। तो जिस प्रकार से किसी शरीर या भौतिक वस्तु की संरचना होती है ना, उसी प्रकार से समाज की भी एक संरचना होती है, जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। समाज की संरचना भी कई इकाइयों, जैसे मानिए समाज में क्या है, परिवार है, संस्थाएं हैं, संघ है, या फिर प्रतिमानित कुछ संबंध है आपस का। जैसे हम लोग बोलते हैं जाल हम लोग बनाया है, किस चीज़ का, सामाजिक संबंधों का जाल है। मूल्यों का, पदों का, सब डिफरेंट स्टेटस है लोगों का, डिफरेंट तरह के जाति के, आयु वर्ग के लोग हैं आदि से मिलकर बनी होती है। और ये सभी इकाइयाँ ना परस्पर व्यवस्थित रूप से संबंधित होती है और अपने अपने स्थान पर अपेक्षातः स्थिर रहती है। ये ऐसे नहीं कि हिलडुल करती है। देखिए, अगर समाज में आप देखेंगे तो समाज में कुछ बूढ़े व्यक्ति भी हैं, कुछ जवान भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं। तो इस तरीके से जो तो सबका रोल जो है ना अलग अलग है। छात्र है तो जहाँ शिक्षक भी है, तो शिक्षक की अपनी एक भूमिका है, तो छात्र की अपनी एक भूमिका है। तो ये सारा क्या है, पूरे समाज की जो संरचना है उसको बयां करता है। हर तरह के जाति के लोग हैं, हर धर्म मजहब को मानने वाले लोग हैं। तो ये समाज की अंतर्वस्तु हो गए, उस सामाजिक संरचना की अंतर्वस्तु हो गए। ठीक है, तो अब देखिए हम थोड़ा बुक्स के ऊपर ध्यान देते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने पहले जब पहली किताब भी हम लोग जब पढ़े थे तो वहाँ हमने देखा था कि समाजशास्त्र जो परिचय, जिसमें यहाँ लिखा, आपको याद होगा कि आपको प्रारंभिक समाजशास्त्र की पुस्तक समाजशास्त्र परिचय जो 11th के लिए था, कि शुरुआत निजी समस्याओं तथा सामाजिक मुद्दों के आपसी संबंधों पर परिचर्चा से हुई थी। चलिए भाई, ठीक है। हमने ये भी देखा कि किस प्रकार व्यक्ति विभिन्न सामूहिकताओं से जुड़ा होता है। हाँ, ठीक है। जैसे उसमें समूह, वर्ग, लिंग, जाति तथा जनजाति। वास्तव में आप में से प्रत्येक किसी एक समूह से ही नहीं बल्कि कई समूह से जुड़े होते हैं। हाँ, होते हैं हम लोग। उदाहरणतः आप अपने दोस्तों, अपने परिवारों, नातेदारों, वर्ग तथा लिंग, अपने देश तथा प्रदेश के सदस्य हैं। हाँ है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिक संरचना तथा स्तरीकरण में
एक विशेष स्थान होता है हर व्यक्ति का। आप ये नहीं कह सकते अगर 10 लोग एक घर में एक परिवार में तो 10 का अपना एक उसमें परिचय है और अपना एक भूमिका भी है और अपना एक अहमियत भी है, महत्व भी है। इसका यह अर्थ भी निकलता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास सामाजिक संसाधनों को प्राप्त करने के विभिन्न तरीके हैं। उदाहरण के लिए एक विद्यार्थी किस विद्यालय में पढ़ने जाए ये उसके सामाजिक स्तर पर निर्भर करता है। अब मानिए कि सामाजिक स्तर पर अब वो किस तरह का है, मानिए प्राइवेट स्कूल्स में, प्राइवेट कॉलेजेस में जा रहा है, वहाँ फीस ज़्यादा है, तो कोई सरकारी में जा रहा है वहाँ कम है, तो जिसको जैसा लग रहा है सही वो उसी रूप में जा रहा है। ठीक उसी प्रकार वो किस प्रकार के वस्त्र पहनती है या पहनता है, किस प्रकार का भोजन करती है या फिर करता है, अपने खाली समय में वो क्या करती है क्या करता है, किस तरह के स्वास्थ्य सुविधाओं से प्राप्त होते हैं, अर्थात सामान्य तौर पर उसकी संपूर्ण जीवन शैली जिसको कहा जाए। जैसा कि सामाजिक संरचना के संदर्भ में सामाजिक स्तरीकरण व्यक्ति को कार्य करने हेतु बाध्य करता है। स्तरीकरण मैंने कहा था ना कि स्तरीकरण क्या है, स्तर। एक वयोवृद्ध लोग भी हैं, बालक भी है और युवक भी हैं, पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, तो इस तरीके से अलग अलग एक व्यवस्थित क्रम है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का एक मुख्य उद्देश्य व्यक्ति तथा समाज के द्वंद्वात्मक संबंधों को समझना है। द्वंद्वात्मक, देखिए द्वंद्वात्मक की जो भावना जो थी वो कुछ ऐसे विद्वान सामाजिक आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे जिसमें कार्ल मार्क्स बहुत उल्लेखनीय है। तो द्वंद्व मतलब क्या होता है, कहना है कि समाज में कभी भी कोई चीज़ प्रथा हो, परंपरा हो, कोई भी चीज़ जो हमारे यहाँ लागू हुआ है वो एकाएक लागू नहीं हो गया। मानिए समाज में सबसे पहले क्या हो, किसी चीज़ का कंसेप्ट आया, यानी उसके ऊपर एक वाद हुआ, फिर उसके ऊपर प्रतिवाद हुआ, उसके साथ एक संघर्ष हुआ, फिर वहाँ पर एक जो जन समुदाय का जो उसका एक जनमत बना, एक राय बना, जिसको हम लोग संवाद बोले यानी डायलॉग्स बोले, वही बन गया और फिर वही हमारा रीति रिवाज या परंपरा करके बन गई। इस तरीके से बात आ गई सामने। तो कोई भी चीज़ हलचल के बिना नहीं हो सकता, वो एकाएक तुरंत कोई चीज़ परिवर्तित भी नहीं होता है समाजशास्त्र में। तो यहाँ पर इसलिए जहाँ पर हमारा प्रतियोगिता है, अगर समाज में हम एक दूसरे के साथ चल रहे हैं तो वहाँ हमारे एक दूसरे के साथ क्या है, प्रतिद्वंदिता भी है, प्रतियोगिता भी है, सहयोगिता भी है, सहभागिता भी है, सब कुछ है, वहाँ सब कुछ लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सब चीज़ें जो है आप लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम जो मेन चीज़ आपको बताते हैं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए समाज और व्यक्ति के द्वंद्वात्मक संबंध को समझने के लिए यह आवश्यक है कि 3 मुख्य संकल्पनाओं यानी अवधारणाओं यथा सामाजिक संरचना, सामाजिक स्तरीकरण और यानी सामाजिक प्रक्रियाओं पर चर्चा की जाए। यानी ये तीनों चीज़ें जो है ना, ये समाज और व्यक्ति के बीच के संबंध को बताता है। द्वंद्वात्मक मतलब क्या होता है, द्वंद्व मतलब व्यक्ति और समाज के बीच में पारस्परिक द्वंद्व हमेशा चलता रहता है। समाज से जो चीज़ निर्मित होती है वो व्यक्ति उसका पालन करता है और वो सारी चीज़ फिर व्यक्ति ही बनाकर फिर समाज को देता है। जो प्रथा परंपरा जो भी चीज़ हमारे सामने आता है वो कौन बना के देता है, समाज, वो व्यक्ति से ही बनता है। तो लेकिन कोई भी चीज़ जब समाज में आता है और जनमत के रूप में जब वो कायम होता है, प्रथा या परंपरा के रूप में आ जाता है हमारे सामने, तो एकाएक नहीं आता है, तो उसको बहुत सारे द्वंद्व के बीच से गुजरना पड़ता है। यानी एक शुरुआती दौर पे क्या होता है, किसी चीज़ के ऊपर कोई राय निकला, यानी उसके ऊपर वाद बना, फिर उसके ऊपर प्रतिवाद हुआ और उसके बाद वो जाके एक डायलॉग संवाद बनकर सामने आया, यानी वो एग्जिस्टेंस में आ गया। फिर सभी लोग, समाज में रहने वाले जितने भी वर्ग के लोग हैं, उसको पालन करने लगे। ठीक है, अगले कुछ अध्यायों में हम ये जानेंगे कि नगरीय तथा ग्रामीण समाज की सामाजिक संरचना किस प्रकार है। अब देखिए मैंने पहले ही बोला कि जो भी समाज होता है, संरचना जो है, अगर देखिए नगरीय समाज या ग्रामीण समाज, तो नगरीय समाज और ग्रामीण समाज में भी उसकी संरचना अलग अलग हो जाए। ग्रामीण समाज अलग तरह से, दोनों भिन्न हैं, जहाँ पर पर्यावरण देखा जाए और पर्यावरण तथा समाज के बीच व्यापक संबंधों का रूप क्या है। आखिर के 2 अध्यायों में हम पाश्चात्य सामाजिक विचारकों तथा भारतीय समाजशास्त्रियों तथा उनके विचारों को समझेंगे, जो हमें आगे सामाजिक संरचना, सामाजिक स्तरीकरण तथा सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने में मदद करेंगे। तरह तरह के जो भी विद्वान हैं, पाश्चात्य जो मतलब हमारे विचारक रहे हैं, सामाजिक विचारक रहे हैं, या फिर भारतीय समाजशास्त्री जो विचारक रहे हैं, सबके जो मत है उसको हम लोग देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता, आगे जैसे जैसे चलेंगे वहाँ देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है, यानी कहने का मतलब जितने तरह के समाज हैं हमारे, नगरीय समाज है, ग्रामीण समाज है, या फिर जो पाश्चात्य समाज है, आधुनिक समाज है, वर्तमान समाज है, हम लोग कहते हैं ना इस, तो हर जगह समाज की कुछ विशेषताएं देखने को मिलती है, वहाँ पर समाज में कोई परिवर्तन भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मुख्य प्रश्न जिस पर इस पाठ में विचार किया जाना है कि किस हद तक व्यक्ति सामाजिक संरचना से बाध्य होता है
और किस हद तक वो सामाजिक संरचना के अंतर्गत स्वतंत्र होता है। समाज में व्यक्ति की स्थिति अथवा सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था में उसका स्थान उसकी व्यक्तिगत रुचियों को किस सीमा तक निर्धारित करती है। क्या सामाजिक संरचना तथा सामाजिक स्तरीकरण व्यक्ति की कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं? अवश्य करते हैं। सामाजिक संरचना, मैंने पहले भी बोला ना कि जो संरचना, जो ढांचा होता है ना, ढांचा हर चीज़ का, एक कोई भी संरचना को हम बोलेंगे उसका एक स्वरूप होता है और दूसरा उसका एक अंतर्वस्तु होता है। यानी जो स्वरूप, जो संरचना जो बाहरी रूप से दिखाई देता है, मगर वो संरचना, वो सजावट, जैसे एक मकान को आप देख रहे हैं, अब मकान बाहर से आपको लग रहा है बहुत ही उसका कलरफुल है, बहुत अच्छे देखने में, लेकिन आप अंदर जाते हो, अंदर जाने के बाद अगर दिखता है कि नहीं यहाँ तो रंग उजड़े हुए हैं, दीवारें मजबूत नहीं है, या दरवाजे ढंग के नहीं है, खिड़कियाँ अच्छी नहीं है, या वहाँ मेज़ फर्श जो है सही नहीं है, छत से पानी टपकता है, चूता है, या फिर घर के जो सामाने हैं वो सही तरीके के नहीं है, तो फिर घर की जो अवधारणा जो आपने बाहर से देखा था ना, जो बहुत खूबसूरत चकाचक लग रहा था, अंदर जाने के बाद आपका जो कंसेप्ट जो था वो कुछ अलग बन गया। ठीक समाज का भी संरचना इसी तरह से होता है। यानी वो अंतर्वस्तु, जो अंदर के जो ठोस चीज़ें हैं, वो समाज को, सामाजिक संरचना को और ज़्यादा मजबूत बनाता है या फिर खोखला बनाता है। अगर जिस समाज में हम देखते हैं कि यहाँ वेश्यावृत्ति ज़्यादा है, या फिर नशाखोरी ज़्यादा है, या भिक्षावृत्ति ज़्यादा है, या अराजकता है, या फिर बेकारी ज़्यादा है, तो वहाँ समाज किस तरीके से होगा। किसी समाज में देखते हैं कि वहाँ जो है शिक्षित लोगों का ज़्यादा बोलबाला है, तो वहाँ समाज का चिंतन जो है वो प्रगतिशील होगा, अलग तरह के होंगे। यानी उसके अंतर्वस्तु जिस तरह का है, सामाजिक संरचना उससे डिपेंड करता है वो क्या है। संरचना तो एक बाहर एक तरह का शब्द हो गया, जो ढांचा, जो बाहरी रूप से दिखाई देता है, मगर वो संरचना किस तरीके से मजबूत होगा। ठीक उसी तरीके से अगर स्तरीकरण देखें, स्तरीकरण हर स्तर मतलब कि तरह तरह के लिंग के भेद पे देखें, आयु के भेद पे देखें, जाति के भेद पे देखें, यानी लिंग भेद है, जाति भेद है, आयु भेद है, तरह तरह के जो है धर्म है, मजहब है, तो यहाँ यानी हर, अब एक कैसा है, अगर हम देखें अपने भारतीय समाज की ये चिंतन अगर हम करें, तो यहाँ हमारे इस भारतीय समाज में क्या है, हर तरह के लोग हैं। यहाँ क्रिश्चियन भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं तो वहाँ ये तरह तरह की चीज़ें क्यों? अगर एक दूसरे के धर्म को मान्यता नहीं देंगे तो धर्म के बीच में एक संघर्ष आएगा, एक लड़ाई होगी। अगर एक दूसरे को हम लोग नहीं मान्यता देंगे, तो वैल्यूज़ नहीं देंगे एक दूसरे के लिए, तो वहाँ क्या होता है, तरह तरह की लड़ाइयाँ होती है, एक रूपता नहीं, विषमताएँ देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें जो है, यानी स्तरीकरण हो, प्रक्रियाएँ जो हो, कार्य करने की जो प्रणाली या पद्धति जो होती है, अगर वो सही नहीं होगा तो समाज के ऊपर तो इफेक्ट होना ही होना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, रुचि तथा सीमा तक निर्धारित करती है। क्या सामाजिक संरचना तथा सामाजिक स्तरीकरण व्यक्ति की कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं? यस, करते हैं। किस प्रकार से व्यक्ति एक दूसरे से सहयोग, प्रतियोगिता तथा संघर्ष करते हैं तथा उसे वे क्या रूप देते हैं। देखिए अभी जो मैंने बोला आपको, इस अध्याय में हम संक्षेप में सामाजिक संरचना तथा सामाजिक स्तरीकरण पर चर्चा करेंगे। अपने सामाजिक स्तरीकरण पर विस्तारपूर्वक चर्चा पिछली पुस्तक के अध्याय 2 में की है। ठीक है, वो तो समाजशास्त्र परिचय में हो गया। अब हम आगे बढ़ते हुए 3 मुख्य सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सहयोग, प्रतियोगिता तथा संघर्ष पर चर्चा करेंगे। किसी भी समाज में, जैसे शुरू से आप मान लीजिए, व्यक्ति आगे तभी बढ़ सकता है यदि समाज में व्यक्ति के बीच में सहयोग होगा। अगर आपसी प्रतियोगिता नहीं होगा या फिर संघर्ष नहीं होगा तो समाज मतलब उसमें गति ही नहीं आएगी, वो गतिहीन हो जाएगा, गतिशील नहीं रहेगा वो। इसको तो होना ज़रूरी है। इनमें से प्रत्येक प्रक्रिया को समझने के लिए हम ये समझने तथा देखने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक संरचना तथा सामाजिक स्तरीकरण किस प्रकार सामाजिक प्रक्रियाओं पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। दूसरे शब्दों में, किस प्रकार व्यक्तियों के मध्य तथा समूह के मध्य सहयोग, प्रतियोगिता तथा संघर्ष होते हैं। यह सब कुछ सामाजिक संरचना तथा स्तरीकरण व्यवस्था में व्यक्तियों एवं समूह की स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर कि सामाजिक स्तरीकरण क्या है, सामाजिक संरचना क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। तो अभी फिलहाल आज इंट्रोडक्टरी क्लास में हम लोग सामाजिक जो संरचनाएं जो है उसके बारे में हम लोग अध्ययन किया। संरचनाएं में हमने देखा कि केवल उसका बाह्य स्वरूप नहीं है, उसके कुछ अंतर्वस्तुएं हैं। यानी कोई भी समाज का जो ढांचा होता है, उसके अंदर के जो तत्व होते हैं, उसकी भी जानकारी उतनी ही अहमियत रखती है। फिर उसके आधार पर हम लोग आगे स्तरीकरण हो या कार्य जो है, मतलब जितने प्रक्रियाएं हमारे आएंगे उसको हम लोग तय करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। फिर हम अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसको हम लोग आगे लेकर चलेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग उसको अच्छे से पढ़ें, उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर बनाएं। ठीक है, तो चलिए, होप फॉर द बेस्ट। फिर मिलते हैं दूसरे क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।